हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूं आपका प्यारा दोस्त शिव कुमार। और दोस्तों, आज मैं आपको ज्योग्राफी विषय के अंतर्गत आपके सामने हाजिर हूं लेकर के एक नया टॉपिक, जिसका नाम है सैलिया चट्टान। तो आइए दोस्तों, देर न करते हुए हम चलते हैं टॉपिक की ओर। तो आज जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है सैलिया चट्टान। ठीक है। सेल को सोच करके आपके मन में एक ख्याल ये आया होगा कि सेल एक बैटरी में डलता है, वो सेल है, या रिमोट वगैरह में जो डलते हैं वो सेल। तो ये उन सेलों की बात नहीं हो रही है। आप अगले शब्द से समझ गए होंगे। चट्टानें जो जमी हुई होती हैं धरती पर, है ना, उनके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आइए इसके हम जान लेते हैं कि सैलिया चट्टान क्या होती हैं। आप इसको हेडिंग भी डाल दीजिएगा। तो सैलिया चट्टानों से क्या तात्पर्य है। तो हमारी जो पृथ्वी है ना, पृथ्वी की ऊपरी परत क्या नाम है उसका, भू प्रपर्टी, जिसको हम क्रस्ट भी कह देते हैं। ठीक है। में पाए जाने वाले वे सभी पदार्थ जो बलुआ पत्थर की तरह कठोर हों या चीका मिट्टी की तरह मुलायम हो। समझ रहे हैं आप। हमारी जो भू प्रॉपर्टी है, पृथ्वी की जो ऊपरी परत है, उसमें पाए जाने वाले वे सभी पदार्थ जो चाहे बलुआ पत्थर की तरह हार्ड हो, कठिन हो, कठोर हो, और चीका मिट्टी की तरह चाहे मुलायम हो, वे सभी पदार्थ हमारे सैलिया चट्टान कहलाते हैं। आप आगे को लाइन जोड़ लीजिएगा। तो सैलिया चट्टान, देखो, सेल और हमारी भू प्रॉपर्टी में क्या पाए जाते हैं, ये खनिज। तो ये हमारी जो सेलें हैं, ये खनिजों से मिलकर बनी हुई होती है। किसी एक सेल में एक खनिज का भी योगदान हो सकता है और एक से अधिक खनिजों का भी योगदान हो सकता है। ठीक है। हमारी भू प्रॉपर्टी पे जो तत्व पाए जाते हैं, लगभग पूरी पृथ्वी पर 2000 तत्व पाए जाते हैं, लेकिन उनमें से लगभग 100 के करीब ही मुख्य होते हैं। तो सभी का योगदान इसमें महत्वपूर्ण होता है। ठीक है। जैसे आप मान लीजिए ऑक्सीजन एक तत्व है, वो हमारी भू प्रॉपर्टी में पाया जाता है। ये पिछली क्लास में मैंने तुम्हें बताया है। तो ऑक्सीजन का जो हमारी भू प्रॉपर्टी में पाया जाता है वो 46.60%। ठीक है। उसके बाद आपका सिलिकॉन है। तो सिलिकॉन कितना पाया जाता है, 27.72%। एल्यूमिनियम ये पाया जाता है आपका 8.13%। ठीक है। तो ये इनसे भी तो मिलके चट्टानें बनी है। ये सब हमारी क्या है, चट्टान है। क्या है, हम इसमें लाइन ये भी बढ़ा सकते हैं आप लोग कि चट्टानें जो होती हैं वो खनिजों का भंडार होती हैं, या आप ये भी कह सकते हो कि खनिजों से मिलकर के ही चट्टानें बनती हैं। तो आप इसको ध्यान में रखना। ठीक है। आगे अब हम चलते हैं चट्टानों के प्रकार पर। ठीक है दोस्तों, किस पर चलते हैं, तो सेल के प्रकार। तो चट्टानों के जो प्रकार हैं वो 3 प्रकार हैं। नंबर 1 आग्नेय सेल, नंबर 2 अवसादी सेल, नंबर 3 रूपांतरित या कायांतरित सेल। ठीक है। तो सेलों के कितने प्रकार हैं, आग्नेय सेल,
अपसादी सेल, रूपांतरित या कायांतरित सेल। ठीक है, तो हम सबसे पहले आग्नेय सेल की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे दोस्तों? आग्नेय सेल। तो आग्नेय सेल क्या होती है? देखिए, आग्नेय सेल में एक शब्द है शुरू में ही, आग। तो आग्नेय जो शब्द है, आग्नेय शब्द इग्नियस शब्द से बना है। आग्नेय शब्द इग्नियस शब्द से बना है, जो लैटिन भाषा का शब्द है, जो लैटिन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ आग होता है। कुछ बात समझ में आई दोस्तों आपको? आग्नेय जो शब्द है वो लैटिन भाषा के इग्नियस शब्द से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ अगर हम उसको हिंदी में निकालें तो क्या होता है? आग होता है। अर्थात इसका तात्पर्य यह है कि कहीं ना कहीं आग्नेय सेलों की उत्पत्ति में आग का कोई महत्वपूर्ण रोल होता है। समझ में आ रहा है आपके? तो अब ये कैसे है, आइए हम इसको समझते हैं। तो दोस्तों, आग्नेय सेलें जो हैं मुख्यतः जब ज्वालामुखी की क्रिया होती है ना, ज्वालामुखी आप जानते हैं, ये हमारी पृथ्वी, और इस पृथ्वी के अंदर, पृथ्वी अंदर से गर्म है, तप्त है, ठीक है, बिल्कुल जो केंद्र वाला भाग है वो तो ठोस है, हम इस पार्ट को पहले पढ़ा चुके हैं। लेकिन एक दुर्बलता मंडल पाया जाता है जो कि मेंटल परत होती है, उसका निचला भाग, ठीक है, उसमें तरल चट्टाने हैं, तरल चट्टाने अर्थात मैग्मा पाया जाता है। क्या पाया जाता है दोस्तों? मैग्मा पाया जाता है। और हमारी पृथ्वी पर कहीं कहीं समुद्र हैं बने हुए, महासागर हैं, कहीं कहीं नहीं, लगभग 71% एरिया पर जल है, इसलिए तो पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। तो अब ये जो जल है ये रिस रिस करके पृथ्वी की दरारों से होता हुआ इस तप्त मैग्मे के आसपास पहुंचता है। और जब ये तप्त मैग्मे के आसपास पहुंचता है ये जल, तो पानी जब वो उस आग के, उस तप्त मैग्मे के संपर्क में जाता है तो इस पानी की भाप बन जाती है। धीरे धीरे ये पानी लगातार जाता रहता है और वहां पर वाष्प बनती रहती है। और जब ये वाष्प इतनी मात्रा में एकत्रित हो जाती है कि ये पृथ्वी के जो चट्टाने हैं, ऊपर की जो कठोर चट्टाने हैं, इनको तोड़ सके, तोड़ करके वो वाष्प बाहर आ सके, तब उसके साथ साथ ये मैग्मा भी बाहर निकलने लगता है। ठीक है, ये पृथ्वी का, और यहां से ये ऐसे मैग्मा ये नलिकाओं के द्वारा बाहर को निकलता है। ठीक है, इस प्रकार से बहुत दूर तक फैल जाता है ये मैग्मा। समझ में आ रही है आपके बात? ये बाहर आकर के जब ये जम जाता है तो उसको कहते हैं लावा। क्या कहते हैं? अंदर जो होता है वो मैग्मा, और जब ये बाहर आकर के जम जाता है तब हम इसको कहते हैं लावा। और फिर धीरे धीरे ये जो तप्त मैग्मा था, जो द्रव अवस्था में था, ये धीरे धीरे ठोस अवस्था में बदल जाता है और ये लावा बन जाता है, जम जाता है। और तब उसके ठंडा होने से जो चट्टानें बनती हैं वे चट्टानें ही आग्नेय सेल कहलाती हैं। आगे बात आपके समझ में? आग से कैसे इसका संबंध है? ठीक है, आपने तो इसमें आप लिख सकते हैं, मैं बोल रहा हूं कि आग्नेय सेलों का निर्माण शॉर्ट में लिखना है आपको। देखो, आपको नोट्स जो बनाने हैं, आप हो सकता है लाइन टू लाइन ही ऐसे ही बनाएं, लेकिन आप अपनी समझ पर आधारित शॉर्ट नोट बनाया करें। लिखाई कम, सीखना ज्यादा। ठीक है, उसका जब रिवीजन करें तो कुछ चीजों को आप ध्यान में भी रखें कि ये यहाँ था, ये एक लाइन लिखी हुई है तो इन लाइनों का मतलब ये है। इस तरीके से आप नोट्स तैयार करें। तो दोस्तों, आप ये लिख सकते हैं कि आग्नेय सेलों का निर्माण कैसे हुआ है? ज्वालामुखी प्रक्रिया के द्वारा हुआ
है। ठीक है, आगे हम इसमें क्या कह सकते हैं और क्या जोड़ सकते हैं आग्नेय शैलों में? तो एक चीज हो, प्रारंभिक रूप में आप जानते हैं जब प्रारंभ में पृथ्वी का जन्म हुआ तो ये एक आपका गोला थी, है, ये एक कैसी थी? आपका गोला थी। और जब ये एक आपका गोला थी अर्थात तरल अवस्था में थी, धीरे धीरे ये करोड़ों वर्षों में जाकर के ठंडी हुई और उस ठंडी होने से जो ऊपरी चट्टानें बनी पृथ्वी के ऊपर, तो कठोर चट्टानें बनी, अंदर से तो आज भी तरल है ना? तो वो चट्टानें भी सबसे पहले धरती पर, पृथ्वी पर आग्नेय चट्टानें ही बनी थी, इसलिए इनको प्राथमिक चट्टानें भी कहा जाता है। तो इनको प्राथमिक चट्टानें भी कहा जाता है। ठीक है, ये बात आपके समझ में आ गई, इनको प्राथमिक चट्टानें भी कहा जाता है। अब आइए इसके बारे में पढ़ते हैं, आग्नेय शैल के प्रकार, है ना? आग्नेय शैलों को तो आपने समझ लिया, अब हम पढ़ेंगे आग्नेय शैलों के प्रकार। तो आग्नेय शैलों के दो प्रकार हैं। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे अंतर्जात आग्नेय चट्टानें। अंतर्जात आग्नेय चट्टानें, अंतर्जात आग्नेय चट्टानें जो हैं, इनका एक पार्ट है, इसके भी दो पार्ट हैं। ठीक है, क्या है? पातालीय आग्नेय चट्टान, पातालीय आग्नेय चट्टान, नाम पता चला होगा आपको, पातालीय, पाताल, अधिक गहराई में, है ना? कभी कभी क्या होता क्या है बच्चों, जैसे ये मैग्मा था, तो जब ये मैग्मा यहाँ से चला तो ये मैग्मा ऊपर ना जाकर के इसी एरिया में ठंडा हो गया और ये चट्टान बन गई। आ रही बात समझ में? ये चट्टान बन गई, तो ये अधिक गहराई पर ही ठंडा हो गया लावा और जम गया, है, जम गया तो चट्टान बन गई। तो पातालीय आग्नेय चट्टानों में लिख सकते हो कि ऐसी चट्टानें जो अत्यधिक गहराई पर ठंडी होकर के जमने से बनती हैं, पातालीय आग्नेय चट्टानें कहलाती हैं। ठीक है, और इनके ऊपर देखने की कोई संभावना नहीं होती है। कभी आप सोचे ऊपर देखने से क्या मतलब, कि यहाँ से कुछ चट्टानें हट गई हैं और तो ये इतना अब यहाँ पे गहरा हो गया है या खनन हो गया है तब ये दिख जाए, ये तो बहुत अंदर रहती हैं ये, इसलिए इनको पातालीय आग्नेय चट्टानें कहा जाता है। और इनके उदाहरण आते हैं कि कौन कौन सी पातालीय आग्नेय चट्टानें हैं, तो इसमें ग्रेनाइट, ये बहुत अधिक गहराई पर बनती है, और आपका गैब्रो, ठीक है, आदि, ये आपके पातालीय आग्नेय चट्टानों के उदाहरण, ग्रेनाइट एवं गैब्रो है, तो और भी फेल्सपर वगैरह। ठीक है, तो चलिए अभी ये इसका फर्स्ट हुआ है, अंतर्जात का ही फर्स्ट हुआ है, इसका दूसरा भी सुन लीजिए, मध्यवर्ती आग्नेय चट्टान, इसका जो दूसरा प्रकार है मध्यवर्ती आग्नेय चट्टान। दोस्तों इसके बारे में सुन लीजिए आप, कभी कभी होता क्या है, जब ये मैग्मा यहाँ से ऊपर चला तो मैग्मा को कुछ नलिकाएं ऐसे मिल जाती हैं, रास्ते मिल जाते हैं, पृथ्वी के नीचे ही खाली जगह मिल जाते हैं, तो मैग्मा को तो जहां जगह मिलेगी वो उधर को भागेगा और यहाँ जाकर के ये चट्टान बन जाती है, कुछ आकृति इस तरीके से दीवार सी बन जाती है, लंबी लंबी, ये ऐसे। तो ये मध्यवर्ती क्यों है? मध्यवर्ती इसके और इसके दोनों के बीच में आ गई, इसलिए इसका नाम पड़ा है मध्यवर्ती आग्नेय चट्टान। और तो ऐसी चट्टानें जो मैग्मा की उत्पत्ति से ऊपर बनती हैं, मध्य राशियों में बनती हैं, उनको हम मध्यवर्ती आग्नेय चट्टानें कहते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आए? इनके कुछ उदाहरण हैं, कौन कौन से उदाहरण हैं वो आपको लिख लेने हैं।
इसमें। तो कौन कौन से उदाहरण है मैं यहाँ पे लिख देता हूं। शिल, ये बनता है डाइक, ऐसी जो बनती है शिल, ठीक है, शिल डाइक। और तुम्हारा लेपोलिथ, लेपोलिथ, बैथोलिथ, ठीक है, लेपोलिथ, शिल डाइक, लेपोलिथ, लेपोलिथ, बैथोलिथ, ठीक है। ये आदि, आदि लिख लेंगे आप, आदि मध्यवर्ती आग्नेय चट्टानों के उदाहरण हैं, ठीक है। आगे तो ये तो अंतर्जात का हो गया, मतलब अंतर्जात नाम किस लिए पड़ा, नाम तो आप समझ ही रहे होंगे। अंतर्जात, जात माने जन्म लेना, अंतर अंदर, जो पृथ्वी के गर्भ में ही, पृथ्वी के नीचे ही, भूपृष्ठ के नीचे ही, ठीक है, जिन चट्टानों का निर्माण होता है वे अंतर्जात आग्नेय चट्टानें कहलाई जाती हैं। ये बात लिखने की कोई जरूरत नहीं है, नाम से आपको पता चल रहा है। तो ये तो अंतर्जात हो गई। अब आग्नेय शैलों का जो दूसरा प्रकार है बहिर्जात आग्नेय चट्टानें, क्या है, बहिर्जात आग्नेय चट्टानें, ठीक है। ये अभी मैं आपको कराने वाला हूं, आप डाल दीजिए हेडिंग बहिर्जात आग्नेय चट्टानें। आप वीडियो रोक रोक करके भी अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आग्नेय चट्टानों का जो दूसरा प्रकार है बहिर्जात, बहिर्जात आग्नेय चट्टानें। लिखिए लिखिए लिखिए, इसके बारे में लिखिए। ऐसी चट्टानें, या ये मत लिखिए, ये लिखिए, मैग्मा जब पृथ्वी के ऊपर अर्थात भूप्रकृति के ऊपर आकर के ठंडा हो जाता है तो उसके जमने से जो चट्टानें बनती हैं वे बहिर्जात आग्नेय चट्टानें बनती हैं। अभी तुम्हें बताया कि पृथ्वी यहां आ गया, ये फैल गया सब में, ठीक है, क्या फैल गया, मैग्मा, जमने से क्या हुआ, लावा, लावा बना, समझ में आ रही है बात। और ये ही चट्टानें कहलाती हैं बहिर्जात। और इसका सबसे उदाहरण, अच्छा उदाहरण है बैसाल्ट चट्टान, ठीक है, क्या है ये, बैसाल्ट चट्टान। तो आपको मैंने आग्नेय शैलों के प्रकार पढ़ा दिए हैं। पातालीय चट्टानें कौन कौन सी होती हैं, मध्यवर्ती आग्नेय चट्टानें कौन सी होती हैं, और बहिर्जात आग्नेय चट्टानें कौन सी होती हैं। बैसाल्ट चट्टानों से एक और सुन लीजिएगा, एक कॉन्सेप्ट सुन लीजिएगा यहाँ पे। हमारा जो प्यारा भारत है, ठीक है, ठीक है बच्चों, अपना प्यारा भारत है ना, अपना प्यारा भारत, एक मिनट बस, चलो जैसा भी बन रहा है। ये ठीक है, बहुत गलत बनाया है, मैं दोबारा ट्राई करता हूँ। वैसे तो मतलब मैं जो समझाना चाह रहा हूँ उसमें जरूरी नहीं कि बिल्कुल सही है, लेकिन मैं एक बार कोशिश कर देता हूँ, है ना। ठीक है, चलो जैसा भी बना। तो नीचे का भाग आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा, वही श्रीलंका वाला भाग है ना। तो बैसाल्ट चट्टानों से मैं आपको समझाना चाह रहा था।
देखो आप सभी जानते हैं अपने भारत का जो भौतिक विभाजन है वो ये है, इधर तो ये आपका हिमालय पर्वत हो गया है ना, ऐसे निकल गया, उसके नीचे उत्तर का विशाल मैदान हो गया, उसके नीचे दक्कन का पठार हो गया, समुद्र तटीय मैदान हो गया है ना, थार का रेगिस्तान हो गया, और जो द्वीप हैं लक्षद्वीप और अंडमान द्वीप समूह हो गए, ये हमारे भारत का भौतिक विभाजन है। सही है। तो इसमें ये जो दक्कन का पठार है, तो दोस्तों ये जो दक्कन का पठार बना हुआ, इसकी एक शाखा इधर पश्चिम बंगाल होते हुए मेघालय तक चली गई, इस पे क्वेश्चन आता है। ठीक है, दक्कन के पठार की, दक्षिण के पठार की जो प्रायद्वीपीय पठार है उसकी एक शाखा मेघालय तक चली गई है। तो वैशाल्य चट्टानों के आधार पर ये क्वेश्चन आता है कि दक्षिण का जो पठार है भारत का वो किन चट्टानों से बना हुआ है, तो आपको ध्यान में ये रखना है कि वो बैसाल्ट चट्टानों से बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, किन से बना हुआ है, बैसाल्ट चट्टानों से बना हुआ है, तो ये आप याद रखेंगे, इस पर क्वेश्चन आता है। और बैसाल्ट चट्टानें कौन सी होती हैं, तो जो पृथ्वी की भू प्रकृति के ऊपर पाई जाती है ना कि अंदर, तो ये भी आप याद रखेंगे बैसाल्ट चट्टानें। और यही बैसाल्ट चट्टानें वो हैं कि जब इनमें क्षरण होता है, अपक्षय होता है, अपक्षय क्षरण होता है, अर्थात जब ये बैसाल्ट चट्टानें टूटती फूटती हैं तो इन्हीं से बनती है काली मिट्टी, काली मिट्टी, और इसी काली मिट्टी को कहते हैं लावा मिट्टी, क्योंकि ज्वालामुखी द्वारा तो लावा बाहर आया जो ठंडा हो गया जमा, और फिर उसमें क्षरण हुआ, धीरे धीरे कई सालों में जाकर के ये चट्टानें भी टूट जाती है, हालांकि कठोर होती हैं। ठीक है, आग्नेय चट्टानें कठोर होती हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि दिन में गर्मी, जैसे कि वर्तमान में चल रहा है, दिन में तो गर्मी है, रात में सर्दी, अब वो दिन में गर्मी से चट्टानें फैल रही हैं और रात में वो सुकड़ रही हैं, तो ये जो दिन में फैल रही हैं रात में सुकड़ रही हैं, इनसे चट्टानों में अपक्षय की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। अपक्षय क्या होता है, अक्षय का मतलब चट्टानों का अपने स्थान पर ही टूटना फूटना। ठीक है, एक होता है अपर्दन, ये भी मैं आपको बताने वाला हूं आगे। अपर्दन क्या होता है, तो अपर्दन में टूटना फूटना तो है ही है, लेकिन जब वो जो टूट फूट हुई है वो पवन के द्वारा या बहते हुए जल के द्वारा जब किसी दूसरे स्थान पर ले जाकर के उसका निक्षेप कर दिया जाता है, उसको जमा दिया जाता है, तब वो कहलाती है, वो प्रक्रिया कहलाती है अपर्दन। लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं अपक्षय की, अर्थात अपने स्थान पर ही टूटना फूटना। तो जब ये बैसाल्ट चट्टानें या लावा की चट्टानें अपने स्थान पर ही टूटती फूटती हैं तो उसी से बनती है काली मिट्टी, या जिसको हम कहते हैं लावा मिट्टी। काली मिट्टी इसलिए कहते हैं क्योंकि ज्वालामुखी का राख का समावेश उसमें होता है। ठीक है, और ये इतनी हार्ड होती है, इतनी हार्ड होती है, जब इसमें नमी की मात्रा धारण करने की क्षमता बहुत अधिक होती है, तो जब इसको जल्दी से पानी नहीं मिल पाता तो इसमें दरारें खिल जाती हैं, और जब दरारें खिल जाती हैं तो फिर वो डले स्वयं ही उखड़ जाते हैं। तो ये स्वयं जुताई वाली मिट्टी है। इसमें ये भी क्वेश्चन आता है कि कौन सी मिट्टी स्वयं जुताई वाली मिट्टी कही जाती है, अर्थात ये स्वतः ही जुताई कर देती है। ठीक है, मिट्टियों के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ये तो मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ आपको। ठीक है, तो काली मिट्टी या लावा मिट्टी या स्वयं जुताई वाली मिट्टी इसी को कहते हैं। इसी में हल्के हल्के रेगुर होते हैं, तो इसी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। देखो कितने सारे नाम हैं। अब इसमें कपास का उत्पादन बहुत अच्छे से किया जाता है, कपास कॉटन, जिससे हमारा कपड़ा बनता है, वस्त्र बनते हैं, तो इसलिए इसको कपास मिट्टी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कपास मिट्टी। यही कारण है कि दोस्तों इधर महाराष्ट्र और ये गुजरात के एरिया में ये इधर तक है ना, जो दक्कन का पठार है, बहुत अधिक कपास की मिलें पाई जाती हैं, अर्थात वहां पे। और अहमदाबाद को तो हम भारत का मानचेस्टर भी कहते हैं। तो यहाँ से आपने एक दो कॉन्सेप्ट समझे, बैसाल्ट चट्टानों का और दूसरा ये मिट्टी वाला। तो चट्टानें तो आप पढ़ ही रहे हैं, देखो चट्टानों से ही तो मिट्टी, चट्टानें और मिट्टी तो एक ही है, अलग अलग थोड़ा ही ना है। तो आप यहाँ से कोरिलेट करके चले, मिट्टी का टॉपिक भी आपका होता जा रहा है। चलिए प्रकार हो गए, अब पढ़ेंगे हम आग्नेय चट्टानों की विशेषताएं। हेडिंग डालिए, आग्नेय चट्टानों की विशेषताएं। ठीक है,
क्या करना है इसमें, क्या क्या विशेषताएं तो मतलब अभी तक जो आपने पढ़ा है बस वही बताना है फिर से, हैं? क्या क्या विशेषताएं होती है, नंबर 1 करके लिखिए, देख लो। आग्नेय चट्टाने प्राथमिक चट्टाने हैं, बोलो प्राथमिक है कि नहीं है? प्राथमिक अर्थात सबसे पहले निर्माण पृथ्वी पर इनका हुआ है। दूसरा, मैग्मा के ठंडा होने से जमने से हुई है, तो जब वो लावा जम जाता है तो वो बहुत कठोर हो जाता है, ठीक है, बहुत कठोर चट्टानें होती हैं। तो लिखिए आग्नेय चट्टाने, आग्नेय चट्टाने कठोर होती हैं, सही। तीसरा, अब चट्टाने कठोर हैं तो पवन या बहता जल इन्हें एकदम से नहीं काट सकता, ठीक है, अर्थात ये मुलायम नहीं है, कठोर है, तो पवन उड़ा करके नहीं ले जाता, जैसे रेत को उड़ा, रेत भी चट्टान है, बारू रेत ये भी चट्टान है जिसको आप हवा में उड़ा सकते हो, वो भी चट्टान है, देखो इतना मुलायम। चिकनी मिट्टी वो भी चट्टान है जिसका आप गारा भी बना सकते हैं। तो लेकिन ध्यान क्या देना है, जब ये कठोर है तो इनका कटाव जल्दी से नहीं हो पाता, अर्थात अपक्षय एवं अपर्दन का प्रभाव इन पर, लिखो, इन पर अपक्षय एवं अपर्दन का प्रभाव कम होता है। होता तो है, ऐसा नहीं है बिल्कुल नहीं होता, भाई टूट फूट हो रही है, अभी पीछे तो बताया अपक्षय से होता है, लेकिन कम होता है, ठीक है। चौथा, अपक्षय एवं अपर्दन का प्रभाव कम होता है, कठोर होती है, और इनमें पानी जल्दी से प्रवेश नहीं कर पाता, कठोर है ना, ठोस है, जल्दी से प्रवेश नहीं कर पाता। पांचवा, इनमें जीवाश्म नहीं पाए जाते, जीवाश्म जानते हैं दोस्तों क्या होते हैं? जीव, जीव क्या है? जो सजीव है वही तो जीव है, अर्थात जितने भी प्राणी हैं और पेड़ पौधे वनस्पतियां हैं वो सब सजीव हैं, वनस्पतियां, घास फूस, पेड़, बड़े बड़े सब, और जीव तो हम तुम भी हो गए, जितने भी प्राणी हैं, पशु पक्षी सभी, तो उनके जीव जब हमारी देह समाप्त हो जाती है तो वो मिट्टी में मिल जाती है, जब मिट्टी में मिल जाती है तो वो हमारे शरीर के अवशेष बचे रह जाते हैं, पत्तियों के अवशेष बचे रह जाते हैं, उन्हीं को तो हम जीवाश्म कहते हैं, ठीक है। तो इनमें जीवाश्म नहीं पाए जाते, क्यों नहीं पाए जाते कॉन्सेप्ट समझिए, इसलिए नहीं पाए जाते क्योंकि जब ये लावा ज्वालामुखी में से निकलता है ना तो वो तो तब तो मैग्मा होता है, आग होता है, सोचो जो उसमें उसके सामने कोई जीव अवशेष आएगा, जीव अवशेष तो छोड़ो, कोई जीव भी बीच में आ गया तो उसका भी पता नहीं चलेगा, उसकी भी राख बन जाएगी, इसलिए इन चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते। और क्या विशेषता हो सकती है आग्नेय चट्टानों की? कठोर होती है, अपक्षय अपर्दन का प्रभाव कम होता है, पानी जल्दी से प्रवेश नहीं कर पाता, इनमें जीवाश्म नहीं पाए जाते, चट्टाने आग्नेय चट्टाने प्राथमिक चट्टाने हैं, ठीक है। तो ये है, और एक दो विशेषता आप देख लेना, इनमें खनिज पाए जाते हैं, अगली विशेषता। खनिज तो तीनों ही चट्टान हमें पाए जाते हैं, ठीक है, ये तो मैं हर लाइन में लिखवाऊंगा, हर चट्टान में लिखवाऊंगा, इनमें खनिज पाए जाते हैं। खनिज इसलिए पाए जाते हैं बच्चों क्योंकि जब ज्वालामुखी फटता है तो पृथ्वी से जो मैग्मा आ रहा है उसमें भी तो चट्टाने खनिज है, तो वो पिघल करके मैग्मा के साथ ऊपर आ जाते हैं धरातल पर, ठीक है, तो इनमें खनिज भी पाए जाते हैं। आग्नेय चट्टाने आपका टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अब हम पढ़ेंगे अवसादी चट्टाने। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? अवसादी चट्टाने। तो ये सब पढ़ चुके हैं हम। अब पढ़ेंगे हम अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान, चट्टानों के प्रकार का दूसरा पॉइंट है, ठीक है। तो अवसादी चट्टानों से क्या मतलब है?
देखो, जब जब इनको परतदार सेल भी कहते हैं, परतदार सेल, ठीक, दो नाम। जो आग्नेय चट्टानें होती है ना, तो आग्नेय चट्टानों में टूट फूट होती है, हालांकि कम होती है, अभी पीछे बढ़ा है, लेकिन होती तो है। तो अपक्षय एवं अपर्दन का प्रभाव होता है, कम होता है, लेकिन वो धीरे धीरे जैसे जैसे चट्टान की आयु बढ़ती जाती है, वो उस पर अपक्षय एवं अपर्दन का प्रभाव अधिक होता जाता है। तो जब आग्नेय चट्टानों में टूट फूट होती है अपक्षय एवं अपर्दन के द्वारा, तो उसे बहते हुए पानी, बहता जल या पवन के द्वारा उस स्थान से उठा करके किसी दूसरी जगह पे जमा कर दिया जाता है। उस अवसाद को, अवसाद मिट्टी, कूड़ा, करकट, पहाड़ों पे से मिट्टी बह के आती है ना, जब बाढ़ आती है वो खेतों में मिट्टी बिछ जाती है, वही तो अवसाद है। जो कीचड़ आती है उसी को अवसाद बोलते हैं, ठीक है। तो इसीलिए तो इसका नाम अवसादी सेल है। तो जो आग्नेय चट्टानें हैं, जब उनमें टूट फूट होती है तो उनको बहते जल के द्वारा, लिख लीजिए आप, आग्नेय चट्टानों में अपक्षय एवं अपर्दन की क्रिया के द्वारा उनके क्षरण को जब बहते जल एवं पवन आदि उड़ाकर किसी दूसरे स्थान पर जमा कर देती हैं, ले जाकर किसी दूसरे स्थान पर जमा कर देती हैं, तब उनके जमने से अवसादी शैलों का निर्माण होता है। और ये जो जमा होता है वो परत दर परत होता है, अर्थात जैसे अवसाद आया, सबसे पहले किसी लाल रंग का या कैसे भी, या बारीक कणों वाली मिट्टी, फिर मोटे कणों वाली मिट्टी, फिर बारीक कणों वाली मिट्टी आ गई, फिर मोटे कणों वाली, तो ये ऐसा परत दर परत जमता रहता है, इसलिए इनको हम परतदार सेलें भी कहते हैं। उदाहरण मैं आपको बताता हूँ, आप खड्डा खोदो जमीन में, जब आप खड्डा खोदते हैं तो आप देखते होंगे कि अभी तो इस प्रकार की मिट्टी है, अब पीली मिट्टी आ गई, अब काली मिट्टी आ गई, अब बारू रेत आ गया, फिर मिट्टी आ गई, है ना। तो परतें जमी हुई हैं बहते जल के द्वारा या पवन के द्वारा, इसलिए इनको हम परतदार सेलें भी कहते हैं, ठीक है। तो अवसादी सेल, अवसाद जो इकट्ठा होकर के आया पानी के द्वारा, पवन के द्वारा, जब वो जम गया तो अवसादी सेल। परतदार सेलें क्यों कहते हैं? क्योंकि जो जमा हुआ वो परत दर परत हुआ, इसलिए इनको हम परतदार सेलें भी कहते हैं। अब इनके, तो जो मैंने बोला है आप लिख लेना। अब इनके उदाहरण सुन लीजिए, परतदार सेलों के उदाहरण क्या क्या हो सकते हैं उदाहरण। तो जैसे बलुआ पत्थर, यही इंपॉर्टेंट है, बलुआ पत्थर, ठीक है। दूसरा चूना पत्थर, चूना पत्थर, पोटाश, है ना, जो डेले वाले होते हैं, नमक जिनका खनन किया जाता है, कोयला, कोयला, पेट्रोल या जो डीजल होता है, ठीक है, या खनिज तेल आप कह सकते हो, वो भी इन्हीं चट्टानों से प्राप्त किया जाता है, तो वो भी इसी का उदाहरण हो गया। मगर वो एक तरीके से तरल पदार्थ है, इसलिए हम उसको नहीं ले सकते, चलो मैं इसको लिखता नहीं। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि जो डीजल होता है कि या खनिज तेल होता है, वो किन चट्टानों से प्राप्त किया जाता है, तो उसमें आपको तीन ऑप्शन मिलेंगे, चौथा ऑप्शन मिलेगा इनमें से कोई नहीं। पहला ऑप्शन आग्नेय, दूसरा अवसादी, तीसरा रूपांतरी, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको ये याद रखना है कि जो खनिज तेल होता है वो अवसादी सेलों से ही प्राप्त होता है। बलुआ पत्थर हो गया, चूना पत्थर, पोटाश, नमक, कोयला, ऐसी जो जो चीजें जमीन से खोदी जाती हैं, जैसे अयस्क होते हैं, जैसे अभ्रक है, अभ्रक है ना, लोहे का अयस्क, उसमें भी तो अशुद्धियां मिली हुई होती है, जिनका ज्यादा बॉक्साइट, एल्यूमिनियम का अयस्क, ये सब इसी के उदाहरण है अवसादी चट्टानों के। नमक लिख ही दिया है मैंने। और क्या क्या हो सकता है, ठीक है, गंधक, गंधक भी तो खोदी जाती है ना, गंधक इसी का उदाहरण है, ठीक है। और क्या क्या है, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर है, और भी बहुत सारे उदाहरण है।
ठीक है। चौक है, चौक, चौक जिसे हम चलाते हैं, चौक। खड़िया, खड़िया एक वो होता है गेहरू की तरह, गेहरू जानते हो आप, यूज करते हैं घरों में, वो भी अपसादी शैलों का उदाहरण है। तो ये समझ गए आप अपसादी शैलों का निर्माण कैसे होता है। दूसरा इनके उदाहरण में लिख दिए हैं। अब तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे हम। और हाँ एक चीज और, अगर उत्तर भारत में आप देखें तो जैसे ये हिमालय पर्वत है, ठीक है दोस्तों, ये हिमालय पर्वत है और इस हिमालय पर्वत से ये नदियां निकल रही हैं और ये नदियां जो हैं अपने साथ वो पहाड़ों पे से जो कटाव करके लाती है ना, उस अवसाद को बहा करके लाती हैं और उस अवसाद को बहा करके जब यहाँ मैदान में आती हैं तो इस जो नदी है, मान लीजिए गंगा नदी है, इसकी स्पीड कम हो जाती है। जब इसकी स्पीड कम हो जाती है तो जो अवसाद बह के आया वो बाढ़ के पानी के द्वारा इस प्रकार से चारों ओर जम जाता है। ये सहायक नदियां हैं, जम जाता है, खेतों में कीचड़ से जम जाती है जो बहुत उपजाऊ होती है। उसी को हम जलोढ़, उसी को तो क्या कहते हैं, जलोढ़, कांप या कछारी, जलोढ़, कांप या कछारी मिट्टी कहते हैं। ठीक है। उत्तर भारत का जो मैदान है अपना यूपी भी तो इसी में है, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर के जो जिले हैं ज्यादातर, मध्य प्रदेश, ठीक है, उनमें बहुत ज्यादा ये मिट्टी पाई जाती है। पंजाब, पंजाब में 5 नदियां बह के आती हैं तभी तो उसका नाम पंजाब है ना। तो जलोढ़ मिट्टी कहते हैं उसको और उसी को कांप भी कहते हैं, कछारी मिट्टी भी कहते हैं। ठीक है। और ये बहुत ज्यादा उपजाऊपन इसके अंदर होता है। तो देखो ये कॉन्सेप्ट भी आप समझ गए, अपसादी शैलों से संबंधित हैं। और मैं इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं, इसके ही 2 पार्ट होते हैं। ये जलोढ़ भी क्या है, जलोढ़ भी अवसाद ही है। जलोढ़ का मतलब भी अवसाद ही है, जल के साथ जो बह के आया वो जलोढ़ है। कूड़ा करकट मिट्टी वगैरह सब वो जलोढ़ है। ठीक है। और ये जम गया तो इसका आप ध्यान रखेंगे। इसके मैंने कहा कि 2 पार्ट होते हैं। जो नया जलोढ़ होता है उसी को तो हम कहते हैं खादर और जो पुराना जलोढ़ होता है उसी को हम कहते हैं बांगर, है ना। ये अधिक उपजाऊ है, कम उपजाऊ है। इसमें पानी सोखने की क्षमता, नमी की क्षमता अधिक होती है, इसमें कम होती है। या ये थोड़ी कठोर होती है, ये बहुत मुलायम होती है ना। तो इसके कण बारीक बारीक होते हैं, इसके कण मोटे होते हैं। और वो नहीं, इसके कण मोटे होते हैं, बांगर के कण मोटे होते हैं, मोटे कण होते हैं, इसीलिए इसमें हवा एकदम से निकल जाती है। पानी दिया खेती को, इसके जो खेत होते हैं, पानी दिया, पानी 2 घंटे बाद ही पानी उड़ गया, गायब हो गया, नीचे को बैठ गया, है ना। तो पानी छिद्रों में चला जाता है। छिद्रों में इसलिए चला जाता है क्योंकि कण मोटे हैं। आ रही है बात समझ में नहीं आपके, इनमें को पास हो गया पानी, ऐसे चला गया है। जबकि इसके कण जो होते हैं वो बहुत बारीक बारीक होते हैं, चिकने होते हैं, बारीक बारीक होते हैं। तो इसमें चिपके रहते हैं कण एक दूसरे से बिल्कुल। तो जब इसमें हम खेत में पानी भरते हैं वो पानी ऐसे भरा रहता है क्यारी में। ठीक है। ये सब कॉन्सेप्ट है। बारीक कण, बांगर बारीक कण है तभी वो नमी भी ज्यादा सोखती है। इसके मोटे कण है इसलिए नमी ज्यादा नहीं सोख पाती। तो अपसादी चट्टान भी आपका क्लियर हो गया। अब इसकी हम विशेषताएं लिखेंगे, है ना। विशेषताओं से और हमारा ये अपसादी क्लियर हो जाएगा। तो क्या क्या होगा, दूसरा पहली विशेषता लिखो। बोल देता हूं मैं आपको, चलो लिख ही देता हूं। तो इनका निर्माण आग्नेय शैलों में अपक्षय एवं अपर्दन, लिखते रहे आप, अपक्षय एवं अपर्दन की क्रिया के फलस्वरूप होता है। बात समझ में आ गई क्यों होता है, की क्रिया के फलस्वरूप होता है। दूसरा, ये चट्टानें कठोर नहीं होती। तुम बताओ, अरे भैया इसमें ये भी तो जो उत्तर भारत का विशाल मैदान है जिसपे ये यूपी के लोग रह रहे हैं, तुम रह रहे हैं, मैं भी यूपी से ही हूँ, ठीक है। ये तो कठोर होती तो खेती कैसे हो जाती। इनमें हल चलाते हैं ना किसान, ट्रैक्टर चलाते हैं, तो ये ध्यान रखेंगे ये कठोर नहीं होती है ना, ये कठोर नहीं होती है। तीसरा, जब कठोर नहीं होती हैं तो देखो अपक्षय एवं अपर्दन का प्रभाव
अपक्षय एवं अपर्दन का प्रभाव अधिक होता है। ये कॉन्सेप्ट है सब ऐसे। अब परीक्षा में ये नहीं आता, ध्यान रखना कि बताओ भी अपसादी शैल निम्न में से कौन सी है, ऐसे भी आते हैं। लेकिन अब कॉन्सेप्ट आधारित क्वेश्चंस आने लगे हैं तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अपक्षय एवं अपर्दन का प्रभाव इन पर अधिक होता है क्योंकि कठोर नहीं होती तो मुलायम होती है। चौथा, इनमें जल आसानी से प्रवेश कर जाता है। समझ में आ गई बात? मुलायम है ना, आसानी से प्रवेश कर जाता है। पांचवी विशेषता क्या है? इनमें लिखो, इनमें जीवाश्म पाए जाते हैं क्योंकि जो अवसाद बह के आ रहा है उसमें पत्तियां हैं, पेड़ हैं, मनुष्यों के जीव अवशेष हैं, बहते जा रहे हैं, दब गई मिट्टी में, तो उनमें इनमें पाए जाते हैं, इनमें जीवाश्म पाए जाते हैं। क्वेश्चन आ जाएगा, बताओ कौन सी चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं? आग्नेय में नहीं पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं? अवसादी में पाए जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। अब तुम रटते रहो वो वन लाइनर से कुछ नहीं होने वाला, ध्यान रखना जब तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे। तो इनमें जीवाश्म पाए जाते हैं। और छठा, क्यों भूल जाते हो भैया? पिछली बार भी बताया मैंने आपको, याद करो। इनमें खनिज पाए जाते हैं, खनिज पाए जाते हैं। कोयला खनिज ही तो है ना? कोयला मैंने लिखा है जिससे बिजली बन रही है, तो इनमें खनिज पाए जाते हैं। यह आपका हो गया अपसादी शैल। अब किसको पढ़ेंगे हम? तीसरा। चलिए तीसरा पढ़िए। समझ में तो आ रहा है? यदि आपको समझ में आ रहा है ना भाई, तो हर बच्चा कमेंट जरूर करे, ठीक है? बताए अच्छा लग रहा है। कहीं कमी आपको नजर आ रही है तो कमी भी बताए, हैं? कॉन्सेप्ट कहीं क्लियर नहीं हो रहा है, कहीं प्रॉब्लम आई है तो मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। आप लोग कमेंट जरूर करेंगे, ठीक है? चलिए आगे। तो तीसरा पढ़ेंगे हम रूपांतरित या कायांतरित शैल है। लिखें। देखो, रूपांतरित का मतलब क्या होता है? परिवर्तन हो जाना, बदल जाना। कायांतरित, काया पलट जाना, पहले कुछ और थी अब कुछ और नहीं बन गया है। जैसे जादूगर दिखाता है, अभी तो कबूतर था, कबूतर को कपड़े में ढका, कबूतर से कपड़ा हटाया तो अंडा बन गया है। हम तुम देख रहे हैं लेकिन वो सब पागल बनाते हैं। चलिए, तो क्या है ये? देखो अब समझे आप, ये क्या है? आग्नेय शैल। दूसरी क्या है? अवसादी शैल। अब दो शब्द याद रखना, ताप एवं दाब। इसी दाब को दबाव भी कह देते हैं, अलग नहीं है, एक ही है। पास्कल इसका मतलब होता है दाब का, है। तो ये जो आग्नेय शैल हैं और ये जो अवसादी शैल हैं, जब इन पर ताप एवं दबाव पड़ता है ना, ये तो जमीन में भी तो है ना, तो जब इन पर ताप एवं दबाव पड़ता है तो इनका रूप बदल जाता है। आप लिखें आग्नेय एवं अपसादी शैलों पर जब ताप एवं दबाव की क्रिया होती है, या आग्नेय एवं अपसादी शैलों में ताप एवं दबाव के द्वारा जब उनका रूप परिवर्तित हो जाता है, तब नई बनी चट्टानें रूपांतरित या कायांतरित चट्टानें कहलाती हैं। लिख लीजिएगा, वीडियो रोक करके दोबारा शुरू कर लीजिएगा, ठीक है? तो तब वो रूपांतरित या कायांतरित शैलें कहलाती हैं। अर्थात नई बनी। तुम कहोगे सर जी कैसे बनी? देखो, ताप क्या होता है? ताप होता है ऊष्मा, गर्मी, दबाव, प्रेशर डालोगे तो नहीं बन जाती है। जैसे कोयला क्या है भाई? कोयले पे जब ताप एवं दबाव पड़ता है तो क्या बनता है? हीरा। और क्या है? चूना पत्थर। चूने पत्थर पे जब ताप एवं दबाव पड़ेगा तब क्या बनेगा? संगमरमर।
एक है आपका बलुआ पत्थर, बलुआ पत्थर। जब इस पे भी ताप एवं दबाव पड़ेगा तो क्या बनेगा? क्वार्टजाइट। ठीक है। और एक सैल होती है, सैल चट्टान, ये थोड़ा अलग है, तो स्लेट बनेगा, स्लेट है ना, स्लेट होती है ना जिस पे लिखते हैं, वही स्लेट बनेगा। सही है। तो ये आपने देखा। एक होता है चौक एवं डोलोमाइट, चौक एवं डोलोमाइट। इस पे भी जब ताप एवं दबाव पड़ता है तो संगमरमर ही बनता है। ताजमहल में लगा हुआ है मकराना का संगमरमर है। तो बच्चों अब देखो ये वाली जो सैलें हैं ये सारी अपसादी सैल है। आप ऐसे ही लिखना, परिभाषा मैंने आपको बता दी, उसके नीचे ऐसे ही लिखना। और ये वाली जो है ये सारी यही सैल है। कभी आप सोचो सर जी आपने इनके तो उदाहरण लिखवाए नहीं, तो ये रूपांतरित सैल है जो इधर बनी है सारी। अब कुछ आग्नेय सैलें भी है ना। तो जैसे ग्रेनाइट है, ग्रेनाइट, तो ग्रेनाइट से क्या बना? नीश। ये एग्जाम्स में आता है, नीश। ठीक है। बेसाल्ट, बेसाल्ट चट्टानों का ताप तो बनता है शीस्ट, शीस्ट, शीस्ट। ठीक है। ये आपकी आग्नेय चट्टानें हैं। और इधर वाली कौन सी है? वही रूपांतरित। तो उदाहरण भी हो गया आपके, किससे क्या बनता है? आग्नेय शैलों से, आग्नेय शैलों का भी हो गया, अपसादी शैलों का भी हो गया। ये बनती है रूपांतरित शैल। अब हम इनकी लिखेंगे विशेषताएं। क्या लिखेंगे बच्चों? विशेषताएं। हेडिंग डालिए, रूपांतरित या कयांत्रित शैलों की विशेषताएं। पहला नंबर लिखो, बोल रहा हूं मैं। जब आग्नेय एवं अपसादी शैलों पर ताप एवं दबाव की क्रिया होती है तब रूपांतरित शैलों का निर्माण होता है। दूसरा, जब ताप एवं दबाव पड़ रहा है, उसमें प्रेशर पड़ रहा है, ताप, गर्मी, हीट हो रही है, तो जितने भी जीवाश्म उनमें होते हैं वो सब समाप्त हो जाते हैं। तो दूसरा लिखो इसमें क्या? इनमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, इनमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। तीसरा, ये कठोर होती हैं, ये कठोर होती हैं, कठोर ये भी, क्योंकि ये भी ताप एवं दबाव के द्वारा जैसे हीरा बना है, कठोर होती हैं। चौथा, ये बहुमूल्य चट्टानें होती हैं, जैसे हीरा है हीरा है, संगमरमर है, तो ये बहुमूल्य चट्टानें हैं, है ना। जीवाश्म में नहीं पाए जाते, कठोर होती है, वो भी आगे बना सकते हैं, इनमें पानी जल्दी से प्रवेश नहीं कर पाता है, इन पर अपक्षय एवं अपरदन की क्रिया का प्रभाव नहीं होता है। ठीक है, बहुत कम। सही है। तो ये हो गया आपका। और पांचवा एक बढ़ा सकते हो आप, कि इनमें भी खनिज पाए जाते हैं। मैंने बोले हैं, आप लिखे चाहो तो लिख लेना, वरना कठोर है तो फिर यहाँ से तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक है। एक होता है बच्चों सेल चक्र, उसको और समझेंगे। सेल चक्र क्या है? सेल चक्र क्या है? मान लीजिए ये आग्नेय सेल है, आग्नेय सेल। ठीक है। अब आग्नेय सेल में जब अपक्षय होगा, क्या होगा भाई? अपक्षय होगा, तो अपरदन के द्वारा अपक्षय, मैं दूसरा भी लिख देता हूं, अपरदन। तो अपक्षय टूटना फूटना, अपरदन दूसरे स्थान पर ले जाके जमा करना, तो तब कौन सी सेल बनेगी? अपसादी है। कौन सी सेल बनेगी? अपसादी। और जब इस पर ताप एवं दबाव पड़ेगा, इस पे भी तो पड़ सकता है ताप एवं दबाव, नहीं पड़ सकता? पड़ सकता है भैया। तो जब इन दोनों पे ताप एवं दबाव पड़ेगा तो कौन सी बनेगी? रूपांतरित सेल। फिर इनमें भी तो क्षरण हो सकता है, सॉरी, इनमें भी तो क्या हो सकता है? क्षरण हो सकता है। तो जब क्षरण होगा तो फिर अपसादी सेलें बनेंगी, और ये जब मैग्मा के संपर्क में आएंगी तो ये फिर से पिघल सकती है,
तब ये फिर से अग्नि शैल बनेंगी। अग्नि शैलों का क्षरण हो सकता है, ताप एवं दबाव क्षरण होगा तो अवसादी बनेंगी, है ना। ये आप समझिए। जब ये भी ज्यादा तापमान इनका हो जाएगा तो ये भी तो पिघल जाएंगी, और जब ये भी पिघल जाएंगी तो तब अग्नि शैलें हैं, ताप के द्वारा ये भी फिर से अग्नि शैलें बन जाएंगी, पिघल जाएंगी तो अग्नि शैलें बननी है, अर्थात एक दूसरे से ही बन रही हैं। तो ये तो चक्र सा हो गया एक, इसी को तो शैल चक्र कहते हैं। समझ में आ गई बात? पूरा कॉन्सेप्ट हो गया है आपका ये शैलों का क्लियर। आप अपने नोट्स आप किस प्रकार से बनाते हैं, कहीं आपको नोट्स बनाने में दिक्कत आ रही है वो हमें बता दीजिएगा। और यदि आपको ये कॉन्सेप्ट, ये क्लास समझ में आ रही है, मैं आपको अच्छे से समझा पा रहा हूँ, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो शेयर करें। ये क्लासेस आपको निःशुल्क हैं, और ऐसे ही हिस्ट्री की, इकोनॉमिक्स की, आपके इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र वगैरह जो भी हैं उनकी क्लासेस, हिंदी की भी क्लास शुरू करेंगे। ये ऐसे ही आपको चलती हुई या मिलती हुई चलती जाएगी क्लास, ठीक है। तो कोई भाई पैसा नहीं है, बस भाई आपको बस शेयर करना है, चैनल को प्रमोट करना है आपको, ठीक है, और कुछ नहीं करना, बस यही। उसे आप ये मत समझना पैसे कमा रहे, पैसे कमाने के लिए नहीं, पैसे कमाने की जरूरत नहीं है। मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ और बहुत इनकम है, उसी से कोई मतलब ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है, अपना खर्चा चलता रहता है। मेरा कहने का तो उद्देश्य ये है, अगर मैं ये मेहनत कर रहा हूँ तो ये ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास पहुँचेगी तो क्या होगा, बच्चों का भला होगा, है। हालांकि मैं किसी का भला करने वाला नहीं हूँ, भला तो खुद की मेहनत से होता है, ठीक है। और मैं आपको ये भी बता देती हूँ, एक इस गलत फहमी में मत रहना कि एक क्लास ले ली, ये टॉपिक समझ लिया तो बेड़ा पार है, नहीं भैया। मैं ये नहीं कहता कि मेरी वीडियोस से आपको जॉब मिल जाएगी, ठीक है, बिल्कुल कभी नहीं। आप ध्यान रखना, आप जब तक खुद से लगन से मेहनत के साथ नहीं बढ़ेंगे, आप इन चीज़ों की किताबें भी लेके आइए, आप एनसीईआरटी की बुक्स पढ़िए, आप अलग अलग विषय की किताब लीजिए, आप नोट्स बनाइए, अपने प्रिपेयर कीजिए, आप टेस्ट सीरीज लगाइए, आप प्रैक्टिस सेट्स लगाइए, ठीक है। अर्थात खुद भी पढ़ना है। आप केवल इन वीडियोस के, मैं ये केवल अपने लिए नहीं कह रहा, तमाम यूट्यूबर्स हैं और पढ़ा रहे हैं बच्चों को, तो आप केवल एक ही जगह पे कि भाई बस वीडियो देख रहे हैं, मेरा कहने का मतलब ये है, आप खुद से किताबों में बैठ के पढ़िए, किताबों में देखिए। मैंने जितना बताया उससे कहीं ज्यादा किताबों में है, अभी मैंने तो आपको मोस्ट बता दिया है। सोचिए जब आप उस सबको पढ़ोगे तब आपकी कितनी समझ विकसित होगी। तो इसलिए रीडिंग की आदत डालिए, पुस्तक पठन की आदत डालिए, अर्थ के साथ समझ के पढ़ते जाओ, रटी नहीं जाती कोई भी चीज। तो आप इस बात को जरूर मानेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करेंगे। तो आप सभी का आज की इस टॉपिक के साथ धन्यवाद। कल हम फिर से मिलेंगे। जय हिंद।